नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देखो सॉल्यूशन चैप्टर है, जिसे हम समाधान कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी समाधान है। अब सॉल्यूशन का ये प्रॉपर पूरा चैप्टर रहने वाला है क्लास 12 के लिए स्पेशल। प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे सवाल आते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो सवाल आते हैं, इसमें जो टॉपिक आते हैं, समाधान क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलायन के वर्गीकरण क्या है, घुलनशीलता क्या है, हेनरी लॉ से सवाल पूछे जाते हैं, रॉल्ट का कानून क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इस क्लासेस में टॉपिक में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो पूरा चैप्टर को आज हम कवर करेंगे, पूरा चैप्टर को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम जो-जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो-जो टॉपिक होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है सॉल्यूशन का, सेलेरिटी क्या है, हेनरी लॉ क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आदर्श और गैर आदर्श समाधान। ये सारी चीज़ें यानी देखो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ के बाद सादृता व्यक्त करने के तरीके क्या-क्या हैं, इसके समाधान क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें इस क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है? देखो कितने सारे रॉल्ट लॉ भी दिए गए हैं, लगभग 10-12 यहाँ पर टॉपिक आते हैं, जो सारे टॉपिक को इस क्लासेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, और पहला आपका यहाँ पर देखो टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन क्या कहता है, आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? होता है समाधान। अब solution is a homogeneous mixture of two or more substance in same or different physical phases। मतलब विलयन दो पदार्थों का एक समरूप मिश्रण है या अधिक एक ही या अलग-अलग भौतिक अवस्था में पदार्थ के चरण होते हैं। और यहाँ पर the substance forming the solution are called component of the solution। यानी जो विलायन है, विलायन जो बनाने वाले पदार्थ हैं वो विलयन के घटक कहलाते हैं। और ऑन द बेसिस, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर ऑफ कंपोनेंट अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर बाइनरी सॉल्यूशन पूछे यानी इसका मतलब ये है जो बेसिस पर, नंबर ऑफ बेसिस पर, जो कंपोनेंट के सॉल्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर घटक एक समाधान है, इसमें दो घटक आते हैं जिसे द्वारी जो द्विधारी समाधान यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताता है। इसी में हमको 2 टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं, एक आता है सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट। सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट, सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, घुला हुआ पदार्थ हम कह सकते हैं सॉल्यूट का मतलब, और सॉल्वेंट विलायक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, अ सॉल्वेंट इज अ लिक्विड दैट डिसॉल्व अ सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सॉल्यूट। यानी विलायक तरल पदार्थ है जो ठोस, तरल, अन्य तरल पदार्थ को घोलता है। और ये सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर अनदर सब्सटेंस। यानी मतलब ये है कि जैसे विलय एक ऐसा पदार्थ है जो एक अन्य पदार्थ है, और ये solute and solvent make up a solution. Water is the solvent and the salt is the solute and together they make a salt, जिसे हम saline कहते हैं, जिसे solution, salt solution जो कहलाएगा। यानी मतलब ऐसा है कि जो ये पानी विलायक है, नमक जानते हो क्या है? ठीक है, नमक पानी में घुलता है, नमक एक विलेय है, और एक साथ वे नमक बनाते हैं, ठीक है? वे नमक बनाते हैं खारा, सैलिन जो होता है वो खारा होता है, खारा सॉल्ट, और इसमें सॉल्यूशन तो रहेगा ही जो घोल है, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि हमारा एक सॉल्यूट है, फिर एक हमारा वाटर है। सॉल्यूट जो हो गया हमारा नमक हो गया, सॉल्वेंट जो हो गया हमारा वाटर हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है? जिसे हम इसको क्या कह देंगे कि खारा जल कह सकते हैं। ये पूरा एक सॉल्यूशन बना हुआ है, तो इसी को हमको दर्शाता है। क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, इसके अच्छे से हमें समझाता है। तो सॉल्यूट मतलब जो है, जो चीज़ हमारे पास है पदार्थ, और उसको पानी में घोलते हैं फिर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक मान लो नमक की जगह हम चीनी ले लें, पानी ले लें, तो वो भी आपका क्या है? एक सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यही कहलाता है इसमें। अब आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण क्या-क्या है? समाधान का वर्गीकरण। पहला, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। और एक विलायक जो मतलब जो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करना। अब इसमें जैसे वर्गीकरण करो, जैसे भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट के मतलब फिजिकली स्टेट के हिसाब से देखल जाए, तो देखो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। सबसे पहले सॉल्यूट में गैस हो गया, तो ये मिलके क्या बनाता है? एयर बना। गैस लिक्विड मिलके एरिएटेड वाटर बनाएगा, CO प्लस H2O, ठीक है?
वही बात करें गैस सॉलिड मिलके हाइड्रोजन इन पैलेडियम बनाएगा, लिक्विड लिक्विड मिलके अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोल्यून। तो ये सारी चीजें जो है मिलके बनाती है, फिजिकल स्टेट यहाँ पर हमको दर्शाया है। तो इसको आप एक बार प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलेंगे आगे। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण जो विलायक में घुला हुआ है। अब इसमें एक आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी असतृप्त विलयन। तो ये एक ऐसा घोल अधिक जिसमें अधिक घोल हो सकता है, और यहाँ पर जो तापमान है, तापमान बढ़ाए बिना घुल जाना, ये कहा जाता है। ठीक है, इसे ही अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी मान लीजिए ऐसा एक ये घोल है जो घोल होता है, घुल जाता है, लेकिन बिना उसे टेम्परेचर दिए, ठीक है? बिना उसे टेम्परेचर दिए हुए वो घोल, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो विलयन है, जिसमें कोई विलय नहीं हो सकता है, और किसी निश्चित तापमान पर अधिक घुलने वाले चीज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा समाधान, ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ये जो शामिल है, इससे अधिक विलय आवश्यक होगा, और इसे हम सैचुरेट करने के लिए दिए गए तापमान को कह सकते हैं, और इसे हम जो है क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन टाइप का ही है, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल पर है, ज्यादा सॉल्यूट होगा इसमें। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, सॉल्युबिलिटी क्या कहलाता है, घुलनशीलता। तब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मतलब कि किसी विलय की अधिकतम मात्राओं, जिसे हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी, और विलायक की एक निश्चित मात्रा में ये घुलता है, सामान्यतः किसी निश्चित तापमान जैसे 100 ग्राम, तो हम कहते हैं इनके रूप में, उस तापमान पर ये घुलनशीलता इसमें प्रेजेंट। अब जैसे किसी विलय की जो घुलनशीलता है, एक तरल पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे तरल पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे कि नेचर कैसा है सॉल्यूट का, नेचर सॉल्वेंट का कैसा है, टेम्परेचर कैसा है सॉल्वेंट यानी घोल का तापमान कैसा है, दाब कैसा है, यानी गैसों के मामले में इसका दाब कैसा है, जो यहाँ पर हमको दिखाता है फिगर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। हेनरी लॉ किसे कहते हैं, हेनरी लॉ। अब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट द पार्शियली पार्शियल प्रेशर, जिसे पी से डिनोट करेंगे, ऑफ द गैस इन वेपर फेज इन प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एक्स ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, एंड इज एक्सप्रेस कैसे हम इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स। अब यहाँ पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रूप जो है वो हेनरी लॉ है, हेनरी कानून है, और इसे हम गैस का आंशिक दाब कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वाष्प चरण मोल के समानुपाती होता है। इसमें अंश जो होते हैं, जो एक्स जिसे हम कह सकते हैं, वो गैस का एक समाधान है, और इसे व्यक्त हम करते हैं कुछ इस तरह से, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वही the greater the value of KH, higher the solubility of the gas. The value of K decreases with increase the temperature. Thus, aquatic species are more comfortable in cold water, more dissolve O2 rather than warm water. यानी KH का मान जितना अधिक होगा, घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये गैस के बारे में बताया गया। ठीक है, और KH का मान जो है, केएच का मान जो है, उसकी मात्रा जो है बढ़ने पर घटता है। ठीक है, मतलब घटता क्या है, तापमान घटता है। चलिए, मान बढ़ता है, तापमान घटता है। इस प्रकार जलीय प्रजाति अधिक ठंडे पानी में आरामदायक रहती है। तो आगे चलेंगे हम अपने टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है, इसका अनुप्रयोग जो भी है क्या है। पहला आपका टॉपिक में आता है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर CO2 is passed at high pressure to increase its solubility। मतलब शीतल पेय और सोडा वाटर जो CO2 है, उसकी जो घुलनशीलता है वो बढ़ाने के लिए इसे उच्च दाब पर प्रभावित किया जाता है। दूसरा, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट बैंड्स accompanying the decompression of deep sea drives। तो O2 dilute with less soluble, he gas is used as breathing gas। ऐसा मतलब है कि जो
एक जो दर्दनाक प्रभाव, पेनफुल इफेक्ट जो हो रहा है, दर्दनाक प्रभाव, इस बैंड बैंड का मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। तो झुकाव को कम करने के लिए इसे विस्फीडन आयन के साथ गहरे समुद्र में गोताखोर लगाते हैं। और यहाँ पर O2 जो है, O2 को है कम घुलनशीलता के साथ धनु किया जाता है और इस गैस का उपयोग इस प्रकार की सांस लेने वाली गैस में हो। यानी जैसे एक बात समझें कि जो गोताखोर है, गोताखोर जो है वो ज़्यादा गहराई में जो है साँस मतलब समुद्र हो गया, गोताखोर लगा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन का लेवल तो कम होगा, तो इस नियम के हिसाब से जो है वो रह पाते हैं ज़िंदा, ठीक है? इस नियम के हिसाब से जो है वो सही से ऑक्सीजन ले पाते हैं, साँस लेने में उनको मदद मिलती है, यही वो एक तरीका है। वही एट हाई altitude the partial pressure of O2 is less than that at the ground level. This lead to low concentration of O2 in the blood of climber which causes anoxia. मतलब उच्च ऊंचाई पर आंशिक O2 का दाब कम होता है, फिर जमीनी स्तर पर इसे नीचा करना O2 की सांद्र पर्वतरोहियों के खून में रहता है, जिसे हम एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या है? सबसे पहला एक मोल फ्रैक्शन, मोल अंश के बारे में बताता है। तो मोल फ्रैक्शन X is the defined as a ratio of number of moles of a component to the total number of moles of all the component for A respectively. The mole fraction of A will be, जिसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, सिमिलर इसका ऐसे डिनोट करेंगे। मतलब कि मोल अंश मोलों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक घटक से सभी घटकों के मूल्यों की संख्या कुल होती है। अब इसमें जो है एक द्विधारी समाधान आती है, ठीक है? द्विधारी समाधान जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए यदि ए और बी के मूल्यों की संख्या क्या है? एन है, एन भी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए का मूल अंश लिखेंगे कुछ इस तरह का। और इसी प्रकार हम इसको इस तरह का भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला पॉइंट आता है पार्ट 2 में कि प्रति यानी पार्ट पर मिलियन, प्रति मिलियन भाग पीपीएम जिसे कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? जैसे इसके एक घटक के प्रति भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये विलयन के 10 लाखवां भाग होता है, 10 लाखवां भाग होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया और इसका व्यापक रूप से उपयोग तब किया जाता है जब विलय अल्प मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है? यहाँ पर जो पीपीएम है वो घटकों की भागों की संख्या बटा भागों की कुल संख्या यानी सभी घटक जो है कुल इतना हो। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोलैरिटी क्या कहलाता है जिसे हम इसे डिनोट करते हैं? मोलैरिटी। अब चलिए इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये मतलब क्या है? यह एक संख्या जो है उपस्थित विलय के मोल विलयन के 1 लीटर बराबर होता है। 1 लीटर जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। और एम का मतलब यहाँ पर ये है, मोलैरिटी का मतलब ये है कि जो विलय की मोलों की संख्या है बटा विलय का आयतन, आयतन जो हम एल से डिनोट करेंगे। और फिर यहाँ पर एक मोलैरिटी का मतलब ये है कि जो विलय का द्रव्यमान जो है ग्राम में है और इनटू 1000 प्रति मोल विलय का वजन जो एक्स घोल का आयतन होता है जिससे हम क्या कहते हैं? एमएल कहते हैं, मिलीलीटर। चलिए अब मोलैरिटी की बात करते हैं। तो मोलैरिटी वेरियस विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आयतन में परिवर्तन के कारण मोलरता तापमान के साथ बदलती रहती है। और व्हेन मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 मीटर, जब मोलैरिटी जो है 1 मीटर की हो, 1 मोल की मोलैरिटी की हो, तो इट इज कॉल्ड अ मोलर सॉल्यूशन। मान लो कि जब मोलैरिटी 1 मोलैरिटी की हो तो मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा ये। और 0.1 मोल सॉल्यूशन की हो, मोलैरिटी सॉल्यूशन की हो, तो ये जो है डेसीमोलर सॉल्यूशन कहलाता है। मान लो जब जो आपका 0.5 मोलैरिटी सॉल्यूशन का हो तो इसे हम सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर मोलैरिटी बराबर कहा गया है परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर एक आता है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ कुछ ये रहेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये जो है डाइल्यूशन सॉल्यूशन के लिए है जो वॉल्यूम से मिलता है v2 v1 टू v2। अब यहाँ पर दो और रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्शन, यहाँ पर दो अभिकारकों के बीच जो है प्रतिक्रिया के लिए हम कुछ इस प्रकार का ये लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? डाइल्यूशन लॉ से लगभग डाइल्यूशन लॉ से डाइल्यूशन वॉल्यूम तक का जाएगा।
यहाँ पर N1 एंड N2 जो है वो संतुलित, मतलब एक संतुलित में N2 छाप स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, वो भी गुणांक समीकरण है, ठीक है? जिसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। मोलैरिटी की बात कर रही है यहाँ पर, तो मोलैरिटी में चौथे नंबर पर आता है मोलैरिटी, जिसे एम से हम फिर से डिनोट करते हैं। यह जो है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी यह मोल के मोलों की संख्या है और प्रति विलायक का किलोग्राम है। यहाँ पर मोलैरिटी बात करता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 प्रति मोल, वाट ऑफ सॉल्यूशन एक्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यानी मोलरता ग्राम के विलय का द्रव्यमान है, ठीक है? और यहाँ पर जो मोलैरिटी है वो क्या है, एक तापमान से स्वतंत्र है। जो मोलैरिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और जब विलायक पानी होता है तो 1 मोलर 1 एम जो है घोल अधिक होता है, और 1 मोल से, एक जो मोलैरिटी है मोलर से जो अधिक सांद्रता 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन में होता है। अब आगे चलते हैं अपना नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी क्या कहलाता है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी समानता ग्राम समकक्षों की संख्या 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय होता है, जिसे हम नॉर्मलिटी बराबर कर देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूटन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो विलय है उसके ग्राम संतुलन की संख्या बराबर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और इक्विवेलेंट वेट, और समानता और मोलरता के बीच संबंध जो है NX का है, NX समीकरण का है, जो वजन कुल इतना आता है। आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर, रॉल्स लॉ। अब ये क्या है? रॉल्स लॉ क्या है? रॉल्स लॉ का नियम, रॉल्स लॉ का कानून कहता है कि दो ज्वालामुखियों के समाधान के लिए तरल पदार्थ प्रत्येक तरल का वाष्प दाब घोल संबंधित वाष्प से कम है, और दाब शुद्ध तरल पदार्थ और संतुलन जो कृत्रिम वाष्प बनता है उसका तरल का दाब है, जिसे DI कहेंगे, ठीक है? और इसका समानुपाती जो है मोल अंश होता है। यहाँ पर 2 तरल पदार्थ आते हैं, AA युक्त एक घोल के लिए है, और A जो है जो द्रव का आंशिक वाष्प दाब है। यहाँ पर आपका दिया गया है जो। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर अनुपातिक स्थिरांक नियम द्वारा यहाँ पर ये प्राप्त किया जाता है, यानी शुद्ध तरल पर विचार करते समय वाष्प जो है वो शुद्ध तरल का है, ठीक है? जो एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। भाई आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, यानी आंद्र समाधान, जब वे विलयन जिनमें विलय, जो विलय विलय जिसे हम बीवी कहते हैं, और विलायक विलायक ए मतलब बीवी और ए जो नाम दिया गया है, ये अतः क्रियाएं हैं जो विलायक विलय के लगभग समान होता है, ठीक है? अब चलेंगे आगे। आगे है सॉल्यूशन मस्ट ओबे रॉल्ट लॉ, समाधान का पालन करना रॉल्ट लॉ कानून। तो यहाँ पर पूरा आपको बताया गया। चलेंगे हम आगे। इस आगे आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गैर आदर्श समाधान। तो दी यहाँ पर कहा गया वे समाधान जो विचलन दर्शाते हैं, तो वो जो है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। रॉल्ट कानून के जो विचलन दर्शाते हैं वही आपका गैर आदर्श समाधान कहलाते हैं। अब यहाँ पर गैर आदर्श समाधान जो है दिखाना सकारात्मक विचलन है, ठीक है? यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव विचलन है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो नेगेटिव भी दिखाता है। एक सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव दिखाता है, एक नेगेटिव भी दिखाता है। और आगे चलेंगे एंजियोट्रॉपिक मिश्रण। अब एंजियोट्रॉपिक मिश्रण ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड व्हिच बॉयल एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन is known as constant boiling mixture. These are formed by non-ideal solution. यानी एंजियोट्रॉपिक मिश्रण मतलब है कि दो तरल पदार्थों के मिश्रण जो एक विशेष तापमान पर उबलता है, शुद्ध तरल जैसा तापमान, और उसी में आंशिक संरचना को निरंतर क्वांथनांक मिश्रण के रूप में जाना जाता है, वो गैर आदर्श समाधान गठित करता है, ठीक है? यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है मिनिमम बॉइलिंग एंजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एंजियोट्रॉप्स क्या है? यानी न्यूनतम उबलना एंजियोट्रॉपिन्स उन द्रव युग्मों द्वारा बनते हैं जो आदर्श व्यवहार से सकारात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे एंजो जो रस्सियां हैं उनका क्वांटना किसी भी एक से कम होता है, यानी घटकों का जो है उदाहरणतः बात कर लें, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ ये, ठीक है? इन सभी का घटक जो है वो कम होता है। वही मैक्सिमम बॉइलिंग एंजियोट्रॉप्स क्या है?
यानी अधिकतम क्वांटनांक क्या है? तो अधिकतम उबलते ओज़ोन रस्सियों में उन तरल दर्द हो बनते हैं जो आदर्श से नकारात्मक विचलन दिखाई और व्यवहार ऐसे अजीब रस्सियों उबलने के लिए बिंदु ऊंचे इनमें से कोई भी घटक होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल H2O हो गया, HCl हो गया, ये सारे चीजें। अब आएगा हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है? यानी यह अनुपात हवाई दाब को वाष्प में कम करने शुद्ध विलायक का दाब सापेक्षिक कमी एक गैर वाष्पिक युक्त घोल का वाष्प दाब विलय मोल के बराबर होता है। विलय का अंश जो है समाधान होता है, जिसे हम ये डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, सो बाकी हमारा यहाँ पर ये जो इस चैप्टर पूरा आखिर एंड होता है। फिर हम मिलेंगे फिर कल के क्लास में, जिसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। जो भी चैप्टर चाहिए उसका आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो जो चैप्टर आगे चलकर क्लास करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए। बाय।